नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। अ, तो हम देख रहे थे मुर्दइया आत्मकथा, और मुर्दइया आत्मकथा का यह आप अंतिम भाग है। और इस अंतिम भाग का नाम जो है वह है आजमगढ़ में फापा काशी। यह 7 नंबर का भाग है और यहाँ से आगे हम देखेंगे। और यह जो है यह भाग भी लगभग यह और एक यानी 2 वीडियो में यह खत्म हो जाएगा और पूरी आत्मकथा भी पढ़ाना खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहते हैं हमने कहानी यानी इसी चैनल पर इस चैनल पर कहानी इसी चैनल पर कहानी, निबंध उसके बाद कहानी, निबंध, उसके बाद नाटक, और ये इकाई 10 में भी हमने जो है माटी की मूर्ति देखे है, यह आत्मकथा देखी है। देखिए हो ही लगभग समाप्त ही हो गई है। उसके बाद क्या देखा है हमने, एक साहित्य की डायरी देखी है और उसके बाद तुरंत दूसरी रचना प्रारंभ करने वाले। और ये जो भी पढ़ाना हुआ है कहानी, निबंध, नाटक, इन सभी की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। आप वहां जाकर सभी रचनाओं का अध्ययन लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति निःशुल्क कर सकते हो। तो इतना ही कहना था, और ये सब करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो यहाँ से आगे हम यह प्रारंभ करते हैं। 7वें नंबर का जो भी इसका उपशीर्षक है उसका नाम क्या है, आजमगढ़ में फापा काशी। अभी आजमगढ़ में फापा काशी क्या है वह हम देखेंगे। फापा काशी, फाका कशी। 1 जुलाई 1964 मेरा 15वां सर्टिफिकेट जन्मदिन को घर से भागते हुए नटनिया तथा जोगी बाबा दो ऐसे व्यक्ति थे। यानी 1 जुलाई को जो लेखक का जन्म दिवस मास्टर जी ने लिखा था वह उसी समय घर से भागा। और जब 1 जुलाई 1964 को लेखक जो है 15 वर्ष के हो गए थे, 15 वर्ष के। और वह नटनिया तथा जोगी बाबा जो जंगल में खड़े रहने वाले बाबा थे उससे ही मिले व्यक्ति थे, जिनसे होकर मैं एक अनिश्चित भविष्य के लिए रवाना, यानी कोई निश्चय नहीं था जाके क्या करूँगा, तो अनिश्चित भविष्य के लिए रवाना हो गया। भूतकाल में मुर्दइया तथा जहानागंज के बीच 7 किलोमीटर लंबा रास्ता न जाने कितनी बार बड़ी आसानी से पार किया कर लिया। यानी मुर्दइया तथा जहानागंज के बीच का जो रास्ता था वह कितनी लंबाई थी, 7 किलोमीटर दूर था। किंतु इस बार अपारंपार लग रहा था। जब जहानागंज पहुंचा तो देखा सवारियों से भरे एक एक्के पर खड़ा एक्के वाला चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी। यानी आजमगढ़ जाने के लिए जहानागंज से इक्के मिलते थे और वहाँ से वह सवारी वाला पुकार रहा था, इक्के वाला, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी। संभवतः मेरा बक्सा देखकर इक्के वाला को आभास हो गया था कि मेरी मंजिल आजमगढ़ अवश्य होगी। पास पहुंचने पर उसने मेरा बक्सा अपने हाथ में लेते हुए मुझसे इक्के पर चढ़ने को कहा। मैं मैं पावदान पर एक पैर रखकर खड़ा हो गया। दूसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं थी। बैठने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी असुविधा को भांपते हुए इक्केवान बड़ी सहजता से कहने लगा कि घबराने की कोई बात नहीं, ये चंडेसर पहुंचते ही जगह खाली हो जाएगी, यानी चंडेसर जाते ही जगह खाली हो जाएगी। और फिर आजमगढ़ तक मस्ती ही मस्ती, यानी आजमगढ़ पहुंचते ही मस्ती रहेगी। अर्थ यह था कि जहानागंज और आजमगढ़ के बीच का आधा रास्ता खड़े खड़े नापना होगा। यानी जहानागंज और आजमगढ़ के बीच का जो रास्ता जो था खड़े रहकर जाना होगा। यात्रा ने साबित कर दिया कि ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। सच में ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान या मामूली काम नहीं है।
एक्का के पीछे एक पाँव के सहारे पायदाव यानी पाँवदान यानी जहाँ पर पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं वह सीढ़ी पर खड़े-खड़े उस यात्रा से थरथराई होने का खतरा हमेशा मौजूद था। सबसे ज़्यादा व्यग्र करने वाली बात यह थी कि एक्के पर बैठे सारे लोग मुझे निरंतर घूर-घूर देखते जा रहे थे। उनकी बेधत्ती निगाहों से बचने के लिए मैं अपने सिर की दाएँ-बाएँ फेरने में असमर्थ था अथवा पाँव का संतुलन बिगड़ने का खतरा झेल पाना असंभव हो जाता। एका एका जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता, मन में ईका जो है आगे बढ़ता जाता और मन में अनायास भावना उमड़ती कि पाँवदान से उछलकर सीधे घोड़े पर बैठकर सवार चंपत हो जाऊँ। इसी मुद्रा में चंडेसर पहुँचने से थोड़ा पहले मुझे वह विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। जहाँ कौन-सा पीपल का पेड़? जहाँ से जाते समय वह रुके थे बारिश आने पर और बारिश आने के बाद कर्मवीर ने उनको हाई स्कूल में आपका फर्स्ट रैंक से पास हुए यह बताया था। वह पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे 2 सप्ताह पूर्व कर्मवीर सिंह ने हाई स्कूल का परीक्षा फल सुनाया था। मन ही मन उसे दंडवत करते हुए मैं आगे निकल गया। चाहने की उत्कंठा ने के बावजूद इक्के की स्थिति ने मुझे मुड़कर एक बार फिर उस देखने नहीं दिया। यानी इक्का आगे बढ़ता और वह खड़े रहे थे तो वो मुड़कर नहीं देख सके। मुश्किल से 5 मिनट बाद चंडेसर आने पर इक्का वहीं रुक गया। खूब बड़ी चूकी गठियाए एक आदमी इक्के से उतरते हुए इक्केवान से बोल पड़ा, एक फाटक बंद है। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी अनियुक्ति मेरी रोशनी विहीन आँख की तरफ थी। यानी वह कहता है कि एक फाटक बंद है यानी एक आँख से वह काना है लेखक। जो भी हो इक्केवान के वचनानुसार चंडेसर में मुझे बैठने की जगह मिल गई। धरवारे मोड़ होते 1 घंटे के अंदर इक्का आजमगढ़ को घेरे ठोस नदी के किनारे स्थित सिदारी नामक स्थान पर पहुंच गए। यानी धर्म आजमगढ़ में कहाँ पर इक्का पहुंचा? तो यानी ठोस नदी के किनारे स्थित सिदारी नामक स्थान पर यानी सिदारी नामक स्थान पर आजमगढ़ के इक्का पहुंच गया, रुक गया। सामने सिदारी का पुल था। उन दिनों पुल के आर पार स्थित आजमगढ़ शहर में इक्कों का प्रवेश वर्जित था। यानी पुल के पार, इसलिए सारे इक्के सिदारी पर ही रुक जाते थे। यही कारण था कि हमारा इक्केवान जहानागंज में एक सवारी आजमगढ़ सिदारी वाला नारा लगाया था। इक्के से उतरते ही नदी के उस पार आजमगढ़ का सिदारी बिजली घर दिखाई दिया, जहां अनगिनत खंभों पर अटकी गोल-गोल घिरियों से गुजरते बिजली के जिंदा तारों को छूते ही साकार बना देने वाली मृत्यु की कल्पना दिमाग में चौंध गई। यानी वह बिजली के तार भी पहले गाँव में नहीं थे। अभी यह सब सोच ही रहा था कि सिदारी के फूल को छूने वाली सड़क पर बिछी छोटी रेल लाइन की पटरियों के आर पार वाले फाटक बंद हो गए। यानी आर पार वाले फाटक जो थे वह पार करने के बंद हो गए। कुछ ही पल में मऊनाथ भजन तथा थाहगंज के बीच सरपट दौड़ लगाने वाली अंग्रेजों के ज़माने की कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी बेहद शोर मचाती हुई मेरे सामने से गुजर गई। जीवन में पहली बार रेलगाड़ी का मेरी आंखों से होकर गुजरना स्वाभाविक रूप से कुतूहल पैदा कर देने वाला था। यानी लेखक ने 15 वर्ष के होने के बाद पहली रेलगाड़ी देखी थी, याद रखिए, अंग्रेज ज़माने की। हजार कल्पनाएं जाग उठी। उन्हीं में एक कल्पना यह भी थी कि रेल इंजन के आविष्कार जेम्स वाट इन गाड़ी में बैठे अगले स्टेशन यानी पलहनी पर अवश्य उतर गए होंगे। यानी रेलगाड़ी का जो इंजन था वह किसने बनाया था? तो जेम्स वाट ने बनाया था। और वह आजमगढ़ से अगला स्टेशन कौन सा था? तो पलहनी जो है वह आजमगढ़ से अगला रेलवे स्टेशन था। याद रखिए, पूछा जा सकता है यह। और वहाँ पर वाटसन जो है जेम्स वाट्स उतरे होंगे। प्रथम दृष्टया रेलगाड़ी बड़ी मनमोहिनी लगी थी।
वह बार बार सामने से गुजरे ऐसे ख्याल सताने लगा। इन्हीं ख्यालों के बीच मैं एक रिक्शे में बैठकर दलित हॉस्टल तलाशने मात मातबरगंज के लिए रवाना हो गए। जो ही फूल से ठोस नदी का पानी मुझे दिखाई दिया। बचपन से ही रटी रटाई रामचरितमानस की अयोध्या कांड की यह पंक्ति, अभी रामचरितमानस में जो अयोध्या कांड है उसकी पंक्ति पानी को देखकर लेखक गाने लगे। तमसा तीर की इसी टीस नदी को पुराने ज़माने में तमसा, यानी जो आजमगढ़ में जो नदी थी, कौन सी नदी थी? आजमगढ़ में टोस नदी, और टोस नदी को पुराने ज़माने में यानी रामचरितमानस लिखा गया तब उस ज़माने में तमसा कहा जाता था, याद रखिए। जिसके किनारे वनवास के लिए जाते हुए मितकीय राम ने पहला दिन बिताया था, यानी राम ने पहला दिन तमसा नदी के किनारे बिताया था जब वो वनवास के लिए जा रहे थे। यह सब सोच ही रहा था कि रिक्शे की तेज रफ्तार के चलते तमसा नदी का किनारा मेरी आंखों से ओझल हो गया, यानी तमसा नदी पीछे छूट गई। किंतु उसकी तलहटी में धोबियों द्वारा पाटा पर कपड़ों के पछाड़ने की ध्वनि कुछ पलों तक सुनाई देती रही। इस तरह मैंने पहली बार आजमगढ़ नगर में प्रवेश किया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि महान बौद्ध भिक्षु सारिकापुत्रा की मृत्यु के बाद एक परंपरा के अनुसार उनका चीवर पहनवा श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने तत्काल उनकी थालीनता यानी शालीनता का वर्णन करते हुए कहा था, जिस तरह कोई चांडाल लटियाए हुए बैलों के साथ कंधे पर सिर को झुकाए पलकों को नम किए हुए नगर में प्रवेश करे, वैसे ही सारी का पुत्र चलता था। बुद्ध ने अपने समकालीन जिस चांडाल का वर्णन किया है, मेरी स्थिति उससे जरा भी भिन्न नहीं थी। भिन्नता सिर्फ इतनी थी कि उनका चांडाल पैदल था, किंतु मैं रिक्शे में जिसे एक चांडाल की खींच रहा था। एकाएक रिक्शा आजमगढ़ की कचहरी से गुजरा और मैंने देखा कि कचहरी के पीछे एक छोटी किंतु अत्यंत स्तब्ध भीड़ खड़ी थी, और एक बंजारा काली लुंगी पहने बड़े नाटकीय लहजे में मर्दांगी का वर्णन करते हुए किसी जानवर का छोटा सा कंकाल सबको दिखा रहा था, साथ ही डमरू बजाता जा रहा था, यानी वो कुछ खेल दिखा रहा था। इस विषय पर कुछ और सुनता कि इसके पहले रिक्त था। आजमगढ़ के कुख्यात पोस्ट मास्टर हाउस से गुजर गया। वहाँ 3, यानी लेखक ने जाते हुए आजमगढ़ में पहुँचते हुए सबसे प्रथम क्या देखा? तो सबसे प्रथम लेखक ने जाते हुए क्या देखा, तो वह सबसे प्रथम उन्होंने यहाँ पर देखते हैं, सबसे प्रथम क्या देखा? कचहरी देखी। सबसे प्रथम लेखक ने आजमगढ़ में प्रवेश करते हुए क्या देखा? कचहरी देखी। उसके बाद क्या देखा? जो बंजारा काली था वह कुछ नाटकीय लहजे में मर्दांगी का वर्णन करते हुए जानवर का छोटा सा कंकाल सबको दिखा रहा था, यानी लेखक ने सबसे प्रथम आजमगढ़ में जाते ही, प्रवेश करते ही, पुल से नदी पार करते ही कचहरी देखी। फिर वह बंजारा का खेल देखा। 3 नंबर पर क्या देखा? तो 3 नंबर पर पोस्ट मास्टर हाउस, यानी जो पोस्ट ऑफिस, यानी मास्टर, एक मिनट, पोस्ट मास्टम, 1 नंबर कचहरी देखी, 2 नंबर यह बंजारे का खेल देखा, 3 नंबर पोस्ट मास्टरम हाउस से गुजरे गया। वहाँ 3 बैलगाड़ियों पर कत्ल की गई अलग अलग लाशें थी, यानी पोस्टमार्टम, यानी जो मरने के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है वह देखा, यानी अस्पताल। तो 3 नंबर पर यह देखा, मैं वही समझ रहा था जो अपना पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ। पोस्टमार्टम हाउस से गुजर गया और वहाँ पर क्या थी? 3 बैलगाड़ी थी, और 3 बैलगाड़ियों पर कत्ल की गई अलग अलग लाशें लदी थी। जाहिर है बड़े बड़े सामंतों से इन पर अपनी असली मर्दांगी दी गई थी, यानी
सामंतों की मर्दांगी दिख रही थी कि इन कत्ल करने पर। याद रखिए, आजमगढ़ में प्रवेश करते ही लेखक को नदी पार करते तमसा नदी की क्या दिखा था, पहले कचहरी दिखी, फिर वहाँ एक बंजारा काली का खेल दिखा, नाटक दिखा, और 3 नंबर पर पोस्टमार्टम हाउस दिखा, और उस पर 3 बैलगाड़ियों पर कत्ल की गई अलग-अलग लाशें लादी गई थी। यह देखिए, याद रखिए, पूछा जा सकता है। अगला है, रिक्शे वाले ने मुझसे कहा कि साहब, यहाँ रोज़ 8-10 कत्ल होते हैं, किंतु कत्लियों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वे सभी बड़े-बड़े जमींदारों के बेटे होते हैं। इन बीच मात मातबरगंज का तिहाई आ गया, जहाँ शंकर भगवान की लगी मूर्ति से पानी की बौछार उछल रही थी। सबसे प्रथम लेखक ने आजमगढ़ में जाते ही एक बार फिर से देखते हैं, क्या देखा? तो वह कचहरी देखी, यानी कचहरी देखी। फिर उन्होंने वह इसका खेल देखा। वो यहाँ पर ही देखेंगे, चले तो कचहरी देखी, फिर बंजारा काली का खेल देखा, फिर उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस देखा, और फिर उसने क्या देखा कि मातबरगंज का एक तिहाई हिस्सा, जिसमें शंकर भगवान की मूर्ति से पानी बौछार उछल रही थी, बिल्कुल मिति की ये गंगा का दृश्य था। वहीं से रिक्शेवाला बाएं मुड़ा और पलक झपते ही उस खपड़ेल किंतु बड़ी इमारत के दरवाजे पर रिक्शा रोक दिया। यानी क्या क्या देखा वहां पर पहुंचने के बाद, यानी हॉस्टल पहुंचने के पहले कचहरी देखी, पोस्टमार्टम हाउस देखा, नहीं कचहरी देखी, और उस बंजारे का खेल देखा, उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस देखा, और फिर शिव मंदिर देखा, जिस पर पानी की बौछार से गंगा, मितकीय गंगा का दृश्य दिखता था, और फिर वहाँ हॉस्टल पहुँच गए। ऊपर एक छोटा सा टीन का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था अंबेडकर छात्रावास, यानी आजमगढ़ में छात्रावास का नाम क्या था? अंबेडकर छात्रावास। मैंने अपने जीवन में पहली बार अंबेडकर का नाम पढ़ा या सुना था, यानी पहली बार लेखक ने आजमगढ़ में छात्रावास अंबेडकर का नाम पढ़ा था। राम खिलावन मामा जो इसी छात्रावास में रहते थे, उन्होंने भी अंबेडकर के बदले हरिजन छात्रावास मुझे बताया था। बोर्ड पर नाम पढ़ते ही मुझे लगा कि यह आजमगढ़ शहर का कोई व्यक्ति होगा, जिसने दलितों के लिए छात्रावास बनाया होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैंने अंबेडकर छात्रावास में प्रवेश किया, जहाँ खिलावन मामा मेरे इंतज़ार में बैठे थे। यानी वहाँ खिलावन मामा इंतज़ार कर रहे थे, जो चचेरे मामा थे लेखक के। और वहाँ पर लेखक ने क्या सोचा कि अंबेडकर कोई इस आजमगढ़ का एक अच्छा सा व्यक्ति होगा, और उसने दलित छात्रों के लिए यह हॉस्टल खोला होगा। मामा ने कहा कि आज आराम करो, और कल यानी 2 जुलाई 1964 को डीएवी कॉलेज चलकर 11वें दर्जे में नाम लिखा लो। उस दिन शाम को मामा ने मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह से पास ले गए। यानी अटेस्टेस्ट, यानी जो वकील होते हैं, या उसके ऊपर सिग्नेचर लेनी पड़ती है, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे, और वह अटेस्ट कराने के लिए किसके पास लेकर गए? प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए थे। कम्युनिस्ट नेता थे, और तेज बहादुर सिंह के पास ले गए, और वह विधान परिषद के सदस्य थे, और मातबरगंज में ही रहते थे। उनका मकान शंकर जी की मूर्ति वाले तिराहे की ठीक सामने वंश गोपाल लाल की दुकान का ऊपरी हिस्सा था। स्मरण रहे कि ये वही तेज बहादुर सिंह थे, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरे ननिहाल वाला तरवा थाना फूंक दिया था। मार्कशीट अटेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे मिलते ही रहने के लिए कहा। तेज बहादुर सिंह पहले ऐसे नेता थे जिससे व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई। यानी व्यक्तिगत रूप से किस नेता से लेकर की पहली मुलाकात हुई? तो तेज बहादुर सिंह से हुई, याद रखिए। इसके पहले वो नेता का नाम सुने थे, मिले नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मार्क्सवादी प्रभाव में आना लगभग पक्का हो गया। दूसरे दिन डीएवी कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया, और 2-4 दिनों बाद कक्षाएं शुरू हो गई। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट
पहनकर आते थे। अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज के प्रांगण में यानी मैदान में लगने वाली आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ यानी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे। इस तरह शुरू हो जाती थी हिंदुत्व की उग्रवादी पाठशाला। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का यह डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। यद्यपि मैं इससे पहले आरएसएस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु इससे जुड़े हुए लोग कॉलेज के अंदर जिस तरह पेश आते थे, उससे मेरे अंदर घृणा का भाव बढ़ने लगा। आरएसएस से जुड़े मेरे अध्यापकों में एक थे राजमणि वर्मा यानी आरएसएस से जुड़े लेखक के अध्यापकों में एक थे राजमणि वर्मा, जो 11वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। यानी 11वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाने वाले कौन थे? तो राजमणि वर्मा थे, याद रखिए। पहले दिन की कक्षा में आते ही आरएसएस का गुणगान गाते हुए मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध अनेक टिप्पणियां करने लगे। इस कड़ी में उन्होंने यह भी बताया कि मऊ नाथ भजन में किसी मुसलमान ने ना रामायण के विरुद्ध कुछ बोल दिया था, जिसके चलते उसे हिंदुत्व ने जलाकर मार डाला था। उन्होंने यह तो नहीं बताया कि यह घटना कब हुई है, किंतु इसे सुनते ही मैं अवाक रह गया था। संयोगवश हमारी कक्षा में कोई मुसलमान छात्र नहीं था। यानी 11वीं में लेखक की कक्षा में कोई मुसलमान छात्र नहीं था, याद रखिए। इसका कारण साफ था कि इस कॉलेज से मुसलमान बहुत डरते थे, इसलिए कोई इसमें पढ़ने नहीं आता था। उस समय आजमगढ़ शहर में शिबली नेशनल कांग्रेस कॉलेज बहुत मशहूर था। यानी आजमगढ़ में उस समय में कौन सा कॉलेज मशहूर था? डीएवी नहीं था, तो शिबली नेशनल कॉलेज बहुत मशहूर था, जिसमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी पढ़ाई करते थे। यह कॉलेज मुस्लिम प्रबंध के तहत था, किंतु वहाँ अत्यंत धर्मनिरपेक्ष वातावरण हुआ करता था। अंततः आजमगढ़ शहर में आकर पढ़ने वाले सारे मुस्लिम छात्र शिबली नेशनल कॉलेज में चले जाते थे। यानी आजमगढ़ में पढ़ने आने वाले मुस्लिम छात्र किस कॉलेज में जाते थे? तो शिबली नेशनल कॉलेज में जाते थे। जहाँ तक डीएवी का सवाल है, शीघ्र ही मुझे पता चला कि यह कॉलेज सांप्रदायिक तत्वों का गढ़ था। यानी डीएवी कॉलेज जो है वह सांप्रदायिक तत्वों का जड़ था। कॉलेज के प्रिंसिपल छब्बील चंद्र श्रीवास्तव भी आरएसएस से जुड़े थे। यानी डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था? तो छब्बील चंद्र श्रीवास्तव था, याद रखिए, और ये भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। इस कॉलेज के लगभग सारे अध्यापक आरएसएस से जुड़े हुए थे। अंग्रेजी अध्यापक राजमणि वर्मा यानी अंग्रेजी अध्यापक राजमणि वर्मा कट्टर हिंदूवादी थे। उन्होंने खुद बताया कि उनकी सारी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई। यानी याद रखिए, राजमणि वर्मा जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले थे, उनकी शिक्षा किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी। किंतु अलीगढ़ का जिक्र आते ही उनकी वाणी मुस्लिम समुदाय के प्रति उग्रता का शिकार हो जाती थी। धीरे धीरे डीवीवी कॉलेज के सांप्रदायिक वातावरण से मैं उबने लगा। कॉलेज में परेड करती आरएसएस की शाखाओं से होकर रास्ते में गुजरते हुए मैं अत्यंत भयभीत हो जाता था। इसका एकमात्र कारण था थाखा थाखाइयों द्वारा भाजी जाने वाली लाठियों से निकलती हिंसात्मक भनभनाट। यानी जो वह आरएस की शाखाएं थी, उसके द्वारा जो भाजी जाने वाली लाठियाँ थी, उसको लेकर से हिंसात्मक की बू आती थी। वापस अम्बेडकर हॉस्टल में झांकते हुए अजीब सा लगता था। इस तरह के हॉस्टलों की व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों के परिणाम स्वरूप देश भर में दलित छात्रों के लिए मुफ्त में दी गई थी, ताकि छुआछूत के कारण ऐसे छात्रों के लिए किराए पर मकान न मिलने की समस्या को हल किया जा सके। यानी वह अम्बेडकर ने किया था कि छुआछूत के कारण दलितों को कहीं रहने का इंतजाम नहीं हो सकता, इसलिए अम्बेडकर ने दलित हॉस्टल ओपन किए थे। किंतु ऐसे हॉस्टलों का उस समय नज़ारा कुछ और ही था। इन हॉस्टलों का मैनेजर प्राय कोई न कोई स्थानीय दलित नेता हुआ करता था। ऐसे मैनेजर महाभ्रष्ट होते थे। यदि भी इन हॉस्टलों में दलित छात्रों को मुफ्त में रहने का प्रावधान था, किंतु मैनेजर बिना घूस लिए
किसी को प्रवेश नहीं देता था, यानी मैनेजर भी कुछ ना कुछ पैसे लेता था। सन 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का दिए जाने वाला यह घूस सन 1964 के हिसाब से एक बड़ी धनराशि थी, यानी 10 रुपए 20 रुपए 1964 के रुपए में वह लेते थे। 64 सन 1964 में लेते थे, तो उस समय में 10 रुपए 20 रुपए एक बहुत बड़ी धनराशि होती थी। मुझे भी 10 रुपया लेकर प्रवेश दिया गया, यानी लेखक को हॉस्टल में कितने रुपए लेकर प्रवेश दिया गया, तो 10 रुपए लेकर प्रवेश दिया गया, याद रखिए, पूछा जा सकता है। हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी, यानी हॉस्टल के मैनेजर यानी हॉस्टल के वार्डन का नाम क्या था, तो शुभचरण योगी बाबा शुभचरण योगी था। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिक पार्टी के स्थानीय नेता थे। जैसा कि अम्बेडकर के बारे में मैं पहले से कुछ नहीं जानता था। उनके संदर्भ में मेरे पहले गुरु सिद्ध हुए सनवारी राम, यानी अम्बेडकर के बारे में लेखक को किसने बताया, जानकारी दी, तो सनवारी राम ने, जो डीएवी कॉलेज में 12वीं कक्षा में साइंस के छात्र थे। सनवारी राम बड़े ओजस्वी वक्ता थे। वे अम्बेडकर हॉस्टल के ठीक सामने वाले मकान में रहते थे। इस मकान में आजमगढ़ डाक तार विभाग के मैनेजर रामनाथ किराए पर रहते थे। रामनाथ जी तार बाबू के नाम से जाने जाते हैं, यानी तार बाबू के नाम से किसको जाना जाता था, तो रामनाथ जी को तार बाबू के नाम से जाना जाता था, याद रखिए। तार बाबू की पत्नी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी। दोनों लोग बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। सनवारी राम तार बाबू के बेटे थे, यानी सनवारी राम यह तार बाबू के बेटे थे, याद रखिए। विजय तथा विजय तथा भतीजे प्रहलाद को ट्यूशन लेते थे, यानी विजय और भतीजे को वह ट्यूशन देते थे, जिसके बदले वे उनके साथ उसी मकान में रहते थे। सनवारी राम हरदम अम्बेडकर हॉस्टल में ही मौजूद रहते थे तथा अम्बेडकर के बारे में प्राय बातें किया करते थे। सनवारी राम ने ही पहली बार अम्बेडकर की प्रसिद्ध उक्ति जाति विहीन समाज के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं से मुझे अवगत कराया, यानी जाति विहीन समाज यानी बिना जाति का समाज ही स्वराज्य प्राप्ति का महत्व है। यह अम्बेडकर का विचार लेखक को किसने बताया, तो वह सनवारी राम ने बताया। जाति विहीन समाज के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं, यानी जिस समाज में जाति नहीं है उसी के लिए स्वराज्य का महत्व हो सकता है, ऐसा वह अम्बेडकर ने कहा था। सनवारी राम बहुत मेधावी छात्र थे। गणित गणित शास्त्र में उन्हें महारत हासिल थी, यानी गणित में वह महारत हासिल थी, किसको, सनवारी को। किंतु 12वीं कक्षा में 7 बार फेल होकर 8वीं बार किसी तरह पास हुई थी, यानी सनवारी राम 11वीं कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे, 12वीं कक्षा में। 12वीं कक्षा में तो 11 बार फेल हुए थे और 12वीं बार वह पास हो गए थे। बाद में रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर बन गए थे, यानी सनवारी राम बाद में स्टेशन मास्टर बन गए थे। सनवारी राम से ही पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे, यानी सनवारी राम से ही पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, दीक्षा ली थी, तथा उन्होंने ही गांधी जी से लड़कर दलितों के लिए आरक्षण हासिल किया था, यानी अंबेडकर ने किससे लड़कर दलितों को आरक्षण दिया था, तो गांधी जी से लड़कर। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बन गए थे, यह बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगी। इन दो चार प्रमुख जानकारियों के अलावा सनवारी राम को कुछ और नहीं मालूम था, किंतु वे इन्हें बार बार दोहराया करते थे, जिससे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में चर्चा हमेशा जारी रहती थी। सहदेव तथा तेज बहादुर दो अन्य छात्र अम्बेडकरवादी थे, यानी सहदेव और तेज बहादुर राम, यह अन्य दो आदमी छात्र जो थे वह अम्बेडकरवादी विचारधारा के थे। ये दोनों बाद में इंजीनियर बन गए, यानी सहदेव और तेज बहादुर राम यह बाद में इंजीनियर बन गए थे। हॉस्टल के अंदर भोजनालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी हॉस्टल के अंदर मेस की या भोजनालय की व्यवस्था नहीं थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार इसका प्रावधान था, यानी सरकार के नियम के अनुसार हॉस्टल में भोजन देने का नियम था, लेकिन हॉस्टल में नहीं था। अंत इसमें रहने वाले छात्र आपस में पैसा इकट्ठा कर स्वयं मेस चलाते थे। जो छात्र घर से राशन लाते थे
उसे भी मेस में जमा करके खाने का हिसाब पूरा लिया जाता था। जिस छात्र का पैसा या राशन का ब्यौरा समाप्त हो जाता था और आगे कुछ जमा नहीं हो पाता था, तो उसका मेस खाना बंद कर दिया जाता था। अनेक छात्रों के लिए यह एक विकट समस्या थी, क्योंकि वे सभी बहुत गरीब परिवारों से आते थे। मेरा खाना भी मेस में प्राय बंद होने लगा, यानी लेखक के घर में भी कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे। उस समय अंबेडकर हॉस्टल के सामने तार बाबू के नाम से मशहूर थी दुकान के मालिक थे। यानी तार बाबू के नाम के मशहूर थी, दुकान के मालिक थे। दुक्कू इस यानी दुकान के मालिक कौन थे? तो दुक्कू था, इसलिए उनके नाम से पकौड़ी का नाम जुड़ गया था। दुक्कू जाति से तेली थे, यानी दुक्कू जो था जाति का तेली था। और वे स्वयं पालथी मारकर खौलती तेल की कढ़ाई के पास बैठकर बड़े पौने पकौड़ी थाना करते थे, यानी पकौड़ी बनाते थे। कौन? दुक्कू। दुक्कू बड़ी तोंद वाले पुरुष थे, जो हमेशा सिर का बाल छिलवाए रहते थे, जो जीते जागते चीन के हंसते हंसते बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। वे कई प्रकार की पकौड़ियों के साथ मीट भी पकाया करते थे। उनका पकाया पकाया हर माल बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। उनकी दुकान के ठीक बगल में आजमगढ़ का सबसे बड़ा ताड़ी खाना था, यानी जो पकौड़े की दुकान के बाजू में ही आजमगढ़ का सबसे प्रसिद्ध ताड़ी खाना, यानी जो पीने की रहती है वहाँ ताड़ी खाना था, जहाँ आधी रात सुपर हिट बन गई थी। देर रात गए ताड़ी खाना बंद होने तक नशे में चूर होकर ताड़ी खोर बहुत शोर मचाते तथा प्राय आपस में झगड़ पड़ते। अम्बेडकर हॉस्टल के मेरे 2 साल के प्रवास के दौरान कोई रात ऐसी नहीं थी जबकि इन ताड़ीखोरों के पिए कड़ी शोर न गूंजे हो, यानी ताड़ीखोर जो नशे में लोग झगड़े करते थे, आवाज़ें लगाते थे और आवाज़ें आती थी। 2 वर्ष यानी 11वीं 12वीं। उनके याद आने की हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ बस ही याद आ जाती, यानी जो ताड़ी खानों का आवाज़ याद आता है, तो हरिवंश राय बच्चन की ये 2 पंक्तियाँ लेखक को याद आती है। कौन-सी? गूंज उठी मदिरालय में, ली पिया पियो की बोली, यानी गूंज उठी मदिरालयों में, जहाँ मदिरा शराब मिलती है, वहाँ पर जो पीने वालों की बोली। गूंज उठी मदिरालय में, ली पिया पियो की बोली। यानी पिया यानी शराब पियो, शराब का जो पिया है उसकी बोली। ताड़ी खाने से तो मेरा कोई खास संबंध नहीं जुड़ पाया, किंतु ढुक्कू की पकौड़ी अभिन्न भोज बन गई थी। कोई सहपाठी हो या अन्य मेहमान, उनके आते ही मैं ढुक्कू के यहाँ हाजिर हो जाता था। परिणाम स्वरूप ढुक्कू मुझे पकौड़ियाँ उधार देने लगे, किंतु 3-4 दिन से ज़्यादा उधारी नहीं चल पाती थी, यानी 3-4 दिन ही उधार देते थे, बाद में पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि पैसा वसूलने में ढुक्कू का कोई जवाब नहीं था। ऐसा करते समय तेल में डूबी उनकी उनकी कपर कपर छिलवा आकृति हंसते हुए बुद्ध से शीघ्र ही एक कृपण सूदखोर के रूप में बदल जाती थी। फिर भी ढुक्कू मेरे बहुत काम आते थे। मेस में मेरा खाना खाना जब भी बंद हो जाता, मेरा काम ढुक्कू की पकौड़ियों से चल जाता था। जैसा कि 3-4 दिन से ज़्यादा उनकी उधारी नहीं चल पाती थी, इसलिए पकौड़ियाँ खाना बंद हो जाता था, जिसका मतलब था फाफाकशी यानी ऐसे ही बिना खाए पेट से फाफाकशी शुरू हो, यानी फाकाकशी का मतलब ही यहाँ पर है कि यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, तो उपवास रहना, यानी बिना कुछ खाए खाली पेट। इस तरह अम्बेडकर हॉस्टल में मेस तथा ढुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाफाकशी से गुजरती रही। फाफाकशी यानी बिना कुछ खाए खाली पेट, भूखे पेट। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। ये इम्पोर्टेंट कथन है। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमथान यानी शमशान में साधना करने लगे। यानी ब्राह्मणों के चक्कर में ये बुद्ध भी शमशानों में भूखे रहकर वह तपस्या करने लगे। किंतु जब चमत्कार नहीं
मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। यानी बुद्ध ने बताया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। यानी उस समय लेखक के लिए भोजन मिलना ही चमत्कार था। फिर भी आज़मगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। शहर में रहने का अपना आकर्षण था। इस दौरान मेरी पहली रेल यात्रा आज़मगढ़ से बनारस तक संपन्न हुई। यानी लेखक ने पहली रेल यात्रा आज़मगढ़ से बनारस की है, याद रखिए। वह भी बड़ी विचित्रता के साथ। उन दिनों हर 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को तमाम छात्र 24 घंटे के भीतर बिना टिकट के किसी भी ट्रेन में बैठकर आसपास के शहरों की यात्रा कर कर आते थे। यानी उस समय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे तमाम छात्र थे जो 24 घंटे के भीतर यानी 24 घंटे के अंदर किसी भी रेल यात्रा करके वापस आते थे। तर्क यह होता था कि स्वतंत्रता दिवस पर रेलगाड़ी फ्री कर दी गई थी। यानी तर्क ऐसा होता था कि 15 अगस्त तथा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी ऐसे दिन पर जो है रेलगाड़ी फ्री कर दी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा एक सुना ही देता था, अफवाह थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अंत इन्हीं तर्क के सहारे अम्बेडकर हॉस्टल के जोखूराम, यमुना प्रसाद तथा बलवंत के साथ आजमगढ़ के पहल पलहनी स्टेशन से रात के 9 बजे छोटी लाइन की रेलगाड़ी पकड़कर हम जौनपुर के थाहगंज जंक्शन पर पहुंचने के बाद दिल्ली से जाकर बनारस जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। यानी लेखक ने पहली यात्रा किसके साथ की थी? तो हॉस्टल के जोकूराम, यमुना प्रसाद, बलवंत के साथ आजमगढ़ में पलहनी स्टेशन पर गए और पलहनी स्टेशन के रात 9 बजे से छोटी लाइन से जाने वाली रेलगाड़ी जौनपुर के जौनपुर में जो थाहगंज है, वहाँ जंक्शन पर पहुँचे, स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ से दिल्ली से आकर फिर बनारस जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। मेरी पहली और बिना टिकट यात्रा WT विदाउट टिकट बिना टिकट की हुई। यात्रा ने मुझे 15 अगस्त 1964 को बनारस पहुंचा दिया। यानी 15 अगस्त 1964 को बनारस पहुंचा दिया। देर रात का समय था, इसलिए सुबह होने का इंतजार स्टेशन पर करना पड़ा। रेल यात्रा का कुतूहल सिर पर सवार हो चुका था। यात्रा के दौरान रोचक बात यह थी कि रेलगाड़ी में या उसके आसपास किसी रेलकर्मी को देखते ही तमाम छात्र नारा लगाना शुरू कर देते थे। नारों में शामिल था 15 अगस्त जिंदाबाद। यानी किसी रेल यात्री को या रेल कर्मचारी को देखते ही जो छात्र थे वह नारा लगाना शुरू करते थे, 15 अगस्त जिंदाबाद। यानी उनको लगे कि यह छात्र है, तथा महात्मा गांधी की जिंदाबाद आदि इन्हीं नारों से गूंजती हुई हमारी गाड़ी बनारस तक पहुंची थी। इस यात्रा में एक दिलचस्प घटना थी। हमारे साथ शराब के नशे में चूर एक यात्री का सफ़र। वह अपनी संपन्नता के बारे में खूब डींग मारता जा रहा था। सभी सहयात्री उनके न था प्रभावित तोतली जबान का खूब मज़ा ले रहे थे। बनारस पहुंचने से कोई 15 मिनट पहले वह अपने पैरों का मोजा निकालकर उसे झकझकोरने लगा। मोजे में से 100 रुपए का 5 नोट छिटक कर डिब्बे के फर्श पर गिर गए। वहाँ खड़े एक आदमी ने उन्हें उठा लिया, किंतु शराबी उसे देख नहीं पाया। वह इधर-उधर नोटों को ढूंढता रहा। यानी शराबी के मोजे से कितने पैसे पड़े थे? तो 100 रुपए के 5 नोट, यानी 500 रुपए गिरे थे। 100 के 5 नोट यानी 500 रुपए गिरे थे। उन्हें शीघ्र ही उनका नशा उतरने लगा। फिर पैसे ढूंढ रहे थे और पैसे गायब हो गए और नशा उतरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और हम बनारस जंक्शन पर हाजिर हो गए। इस बीच हमारे सहयात्री यमुना प्रसाद उस आदमी के पीछे पड़ गए जिसने नोटों को उठा लिया था। यानी यमुना प्रसाद जिसने पैसे लिए थे उसके पीछे पड़ गए। यमुना प्रसाद उसे पुलिस का हवाला देकर धमकाते हुए कहने लगे। यानी यमुना प्रसाद कहने लगे कि मुझे कुछ हिस्सा दे, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और रुपये को गिनते हुए उन्होंने भी देखा था, इसलिए उनमें उनमें उनका भी हिस्सा बनता है। उस आदमी ने डर कर उन रुपयों में से 200 रुपये यमुना प्रसाद को दिए। यानी 200 रुपये यमुना प्रसाद ने उसका अपना हिस्सा बना लिया। हम सभी भोचक यमुना प्रसाद को देखते रह गए। जाहिर है उस जमाने में 500 रुपया
एक बड़ी रकम थी और 200 रुपया तो मेरा साल भर का खर्चा ही निकल सकता था। मेरे मन में यह बात उठती थी कि मैं भी पुलिस के हवाले से यमुना प्रसाद को धमकाकर कुछ ऐंठ लूँ। यानी लेखक के मन में भी आता था कि मैं भी पुलिस की धमकी देकर यमुना प्रसाद से कुछ पैसे ले लूँ। किंतु वैसा नहीं कर पाया। आखिरकार यमुना प्रसाद अम्बेडकर हॉस्टल के सहपाठी जो ठहरे, यानी सहपाठी थे हॉस्टल के। स्टेशन पर रात बीत जाने के बाद हम चारों साथियों ने तय किया कि सभी लोग अलग-अलग स्वतंत्रता होकर शहर का भ्रमण करेंगे। मेरे अंदर सबसे बड़ी हलचल थी। पहले बनारस की गंगा, फिर काशी विश्वनाथ तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू को देखने की। यानी लेखक के मन में बनारस में क्या-क्या देखने की लालसा थी, तो सबसे पहले बनारस की गंगा देखूँ, फिर काशी विश्वनाथ देखूँ और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू देखने की। रिक्शे वाले से पूछते-पूछते पैदल ही मैं दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा के किनारे पहुँच गया। यानी रिक्शे वाले को पूछते-पूछते ही लेखक ही दशाश्वमेध घाट गंगा के किनारे पर पहुँच गया। बरसात का दिन था, इसलिए गंगा मीलों तक चौड़ी होकर ऊपर रही थी। यानी बरसात के दिन थे और गंगा में पानी ज़्यादा था। मेरे सामने बस पानी ही पानी था। एक स्थान पर इतना ज़्यादा पानी मैंने पहली बार देखा था। काशी में पहली बार पानी देखा। दशाश्वमेध घाट की पक्की सीढ़ियाँ देखकर बहुचक रह गया था। उन दिनों बनारस की गंगा में बड़ी संख्या में डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती थी। यानी उस समय में बनारस की गंगा नदी में कौन सी मछलियाँ बड़ी संख्या में पाई जाती थी? तो डॉल्फिन मछलियाँ। और वे अक्सर पानी में धड़ाम धड़ाम उछलती कूदती दिखाई देती। स्थानीय लोग उन्हें शोस कहते थे। यानी डॉल्फिन मछली को स्थानीय लोग यानी बनारस के निवासी क्या कहते थे डॉल्फिन मछली को? तो शोस कहते थे, याद रखिए। दशाश्वमेध घाट पर खड़े मैंने भी अनेक शोसों की कुदान को देखा। उस समय तक मैंने डॉल्फिन का नाम नहीं सुना था, इसलिए शोस से बहुत डर लगता था। गांव के लोगों से सुना था कि श्वास आदमी को निकल निगल जाते हैं, यानी जो डॉल्फिन जो है निकल जाती है। अंततः मेरी आंखों के सामने बड़ा डरावना दृश्य था, किंतु गंगा के बारे में मैं अनेक किंवदंतियाँ जागृत हो गई। सबसे बड़ी किंवदंती यह थी कि गंगा में नहा लेने से जीवन के सारे पाप घुल जाते थे। यानी गंगा में स्नान करने से जीवन के जो भी पाप है वह धुल जाते हैं। मैं चाहते हुए भी गंगा में शोषों के डर से, यानी चाहते हुए वह डॉल्फिन शोषों के डर से नहीं जा पाया। मैं घाट की सीढ़ियों पर उछलते पानी में पैर धोकर ही संतुष्ट हो गया। अनेक गेरुआधारी साधुओं को वहाँ नहाते जरूर देखा था। करीब घंटे भर खड़ा होकर गंगा का नज़ारा देखता रहा। कल्पना में वह बार बार मुझे शंकर की जटा में समाती नजर आई। यानी वह गंगा जो है शंकर की जटा में समाती है वह नजर आने लगी। वहाँ से हटने का जी नहीं करता था, किंतु 24 घंटे के भीतर रेलगाड़ी से WT यानी बिना विदाउट टिकट, WT का विवरण क्या है? तो विदाउट टिकट चले जाने की मजबूरी मुझे वहाँ से वापस स्थित काशी विश्वनाथ सुनहरे अ, कुंभद वाले मंदिर में, यानी फिर पहले काशी में क्या देखा? पहले गंगा देखी और फिर विश्वनाथ मंदिर और फिर यूनिवर्सिटी देखी, याद रखिए। मंदिर के भीतर ले गई। मंदिर में प्रवेश करते ही बहुत भयभीत हो गया था। सुन रखा था कि बनारस के पंडे बहुत खूंखार होते हैं। अंततः अपना जातीय ज्ञान बहुत डराने लगा था, इसलिए शीघ्र ही भक्ति भावना से शिवलिंग का दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गया। फिर पूछते-पूछते मैं बीएचयू की तरफ चल पड़ा। यानी पूछते-पूछते फिर वहाँ लेखक बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ गए। वहाँ से बीएचयू 4 किलोमीटर था। यानी विश्वनाथ मंदिर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 4 किलोमीटर की दूर पर था। गोंदोलिये से दक्षिण जाने वाली सड़क पर चलते हुए मदनपुरा, सोनारपुर, भैदनी, अस्सी तथा लंका होते जब मैं बीएचयू गेट पर पहुंचा तो उनका भव्य मुख्य की मुख मुख्य की मूर्ति थी। और मुख्य द्वार देखकर दंग रह गए। यानी अभी विश्वविद्यालय देखिए आप आज भी
कोई आप स्टेट यूनिवर्सिटी देखते हो तो उतना आपको आश्चर्य नहीं लगेगा। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जब भी देखते हो तो ऐसा लगेगा कि किसी फ़िल्म इंडस्ट्री में आपने प्रवेश किया है। आज भी मैं कहता हूँ, आपने हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल विश्वविद्यालय, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यह 2 यूनिवर्सिटी देखी है, आपको लगेगा मौलाना आज़ाद नेशनल विश्वविद्यालय में प्रवेश करोगे आप, ऐसे ही देखने के लिए जाओगे, हैदराबाद में स्थित है गच्चीबावली में, वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि मैंने किसी फ़िल्म सिटी में एंट्री की है। उस प्रकार के वहाँ के जो रास्ते हैं, वहाँ की इमारतें हैं, वहाँ का गार्डन है, इतना ही नहीं, वहाँ के विभाग भी इतने बड़े-बड़े हैं, वहाँ की लाइब्रेरी तो इतनी ख़ास है, बहुत बढ़िया है। मैंने 3-4 बार वहाँ उस विश्वविद्यालय में गया हूँ। तो एक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने समझो, हमें जाना नहीं होता है, लेकिन मोबाइल पर हम गूगल पर सर्च करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसका ऑप्शन में जब उसकी तस्वीरें आती है और तस्वीरें देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ये लगता है, और वही विश्वविद्यालय की वह देखकर लेखक दंग रह गए थे। मदन मोहन मालवीय की मूर्ति थी, यानी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बीएचयू के संस्थापक जो थे वह मदन मोहन मालवीय थे और उनकी मूर्ति थी। मुख्य द्वार के अंदर स्थित प्रॉक्टर ऑफिस के सामने रखे एक शाम पट्ट पर लिखी सूचना में कहा गया था कि आज बीएचयू तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बीच स्टेडियम में हॉकी मैच होगा होगा वहां से गुजरते घड़ी पहने व्यक्ति ने पूछने पर बताया कि दोपहर का 1:30 बजा है। यानी एक को समय पूछा और उसने कहा कि दोपहर का 1:30 बजा है। मैच 2 बजे से शुरू होने वाला था। इस मैच को देखने की मेरी उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। अंत पूछते-पूछते मैं बीएचयू के एन एम्पी थिएटर स्थित स्टेडियम में पहुंच गया। यह मैच मेरे लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। छात्रों से भरी भीड़ स्टेडियम में डफली तथा घंटा बजा कर नारा लगा रही थी। बीएचयू का टेम्पो हाई है, बार-बार दोहराया जाने वाला यह नारा मुझे अत्यंत मोहक लगा था। यह मैच बीएचयू की टीम हार गई थी। यानी यह मैच किस-किस विश्वविद्यालय में हुई थी? बीएचयू तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बीच में हुई थी, और यह मैच बीएचयू की जो टीम है वह हार गई थी, जिससे मुझे बहुत दुःख हुआ था। स्टेडियम की चक्करदार सीढ़ियों पर जहाँ मैं बैठा था, मेरे ठीक बगल में बीएचयू लॉ कॉलेज के एक विद्यार्थी तपसी राम बैठकर मैच देख रही थी। यानी जहाँ पर लेखक जो है बैठकर मैच देख रही थी, उसके बाजू में ही लॉ कॉलेज था। बीएचयू लॉ कॉलेज के एक छात्र बैठे थे, उसका नाम क्या था? तपसी राम बैठकर देख रहे थे। मैं उनके लिए अज्ञात था, किंतु मेरा रूप रंग देखकर उन्होंने भाप लिया कि मैं बीएचयू का छात्र नहीं हूँ। यानी देखकर ही पहचान जाते हैं लोग, आप जाइए किसी विश्वविद्यालय में। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने घबराते हुए कहा, बताया कि आजमगढ़ से 15 अगस्त का फ़ायदा उठाकर डब्ल्यूटी बनारस देखने आया हूँ, यानी विदाउट टिकट आया हूँ। उन्होंने हंसते हुए पूछ लिया, बिरादर बिरादर हउआ का, यानी तुम्हारी बिरादरी क्या है? बिरादर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और समझ गया कि प्रश्नकर्ता भी दलित है, यानी प्रश्नकर्ता भी दलित है। उत्तर में जब मैंने कह दिया कि तपसी राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भी आजमगढ़ के रहने वाले हो, यानी मैं भी आजमगढ़ का हूँ। जिला बाद दोनों अ, हर हम दोनों पर हावी हो गया। वे तुरंत मुझे अपने साथ बिड़ला हॉस्टल ले गए, यानी वहाँ से वह तुरंत तपसीराम जो है लेखक को बिड़ला हॉस्टल में ले गए, जहाँ उनका निवास था। रास्ते में संस्कृत कॉलेज, यानी बिड़ला हाउस जाते हुए बीएचयू से रास्ते में कौन सा कॉलेज पड़ा? संस्कृत कॉलेज, फिर उसके बाद आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, यानी बीएचयू से बिड़ला हॉस्टल जाते समय सबसे प्रथम संस्कृत हॉस्टल पढ़ा, फिर आर्ट्स कॉलेज और फिर साइंस कॉलेज आदि की इमारतों में मुझे परिचित कराते रह गए, यानी वो बताते ले गए। मंदिर की शक्ल में बनी इमारतों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था, और मैंने मन ही मन प्रण कर लिया कि अ, हर हाल में मैं भविष्य में इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूँगा, यानी लेखक ने सोच लिया कि इसी विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाई करूँगा। सकुचाते हुए मैंने तपसी राम से कहा कि मैं भविष्य में यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, किंतु घर से भागा हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ अपने बल पर करना है।
तब से राम ने आश्वस्त रहते हुए मुझसे कहा कि इससे इंटर पास कीजिए, यानी वहाँ पर इंटर 12वीं कीजिए, फिर देखा जाएगा। बिरला हॉस्टल में गुलाब जामुन तथा चाय से स्वागत के बाद तपसी राम ने बीएचयू के अंदर अंदर नवनिर्मित विश्वनाथ मंदिर दिखाया। यानी बिरला हॉस्टल में किन किन पदार्थों से स्वागत हुआ, तो वहाँ पर गुलाब जामुन तथा चाय से स्वागत हुआ। और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो नवनिर्मित यानी नवीन बनाया हुआ बड़ा सा मंदिर, विशाल मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर दिखाया। वहाँ प्रथम मंजिल पर कुछ भक्तजन भजन गा रहे थे। एक दृष्टिहीन व्यक्ति अत्यंत शास्त्रीय स्वर में मीराबाई का पद गा रहा था। जो दृष्टिहीन है, आके नहीं, ये ब्लाइंड है। वह कौन सा पद गा रहा था मीराबाई का? पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे को गा रहा था। कौन? वो दृष्टिहीन। इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सारे श्लोक लिखे हुए थे। अन्य देवी देवताओं के साथ मंदिर की दीवार के एक हिस्से में गुरु रविदास का चित्र बना हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। अब शाम हो चली थी। बड़े बड़े पेड़ों वाली सड़कों के आर पार झलकती गेरुआ रंग की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मुझे बैरागी सा बना दिया था। छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, किंतु डब्ल्यूटी वापस चले जाने की विवशता ने मुझे तपसीराम से विदा लेकर शीघ्र ही रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। संयोगवश वहां जोखू, यमुना और बलवंत पुनः मिल गए। यानी फिर से उसके साथी मिल गए। जोखू, यमुना और बलवंत यह मिल गए। बनारस से आजमगढ़ की हमारी वापसी यात्रा एक बार फिर 15 अगस्त जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद के बीच पूरी हुई। रास्ते भर मेरी कल्पना में गंगा बहती रही, उसमें श्वास उछलते रहे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ललचा ललचा कर निराश करती रही। 15 अगस्त 1964 की पहली रेल यात्रा वह भी बिल्कुल मुफ्त में मुझे बनारस तो घुमा दिया, किंतु बीएचयू का आकर्षण अत्यंत दुखदायी साबित होने लगा। यानी बीएचयू में पढ़ाई करनी है, इसका जो आकर्षण था यह दुखदायी साबित हुआ। तपसीराम एक आशा की किरण के रूप में जरूर दिखाई देते थे। हरदम बस यही धुन सवार थी कि इंटर पास करते ही बीएचयू जा धमू। यानी ये वह सोचते थे लेखक कि इंटर पास यानी 12वीं पास करते ही मैं बीएचयू जाऊँ। 24 घंटे के अंदर ही अम्बेडकर हॉस्टल आते ही जीवन यापन की सारी समस्याएं मौलिक रूप में पुनः खड़ी हो गई। सबसे विकट समस्या थी अम्बेडकर हॉस्टल को लेकर दो कथित मैनेजर में लड़ाई। जैसा कि हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी थे, किंतु आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता रामधन, जो उस समय एक वकील थे, ने हॉस्टल पर अपना अधिकार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया द्वारा दावा ठोक दिया था। किसने? जो एक वकील थे रामधन, उसने ही किया था, जिसके कारण हॉस्टल की मात्र 300 रुपये मासिक मिलने वाली सरकारी सहायता बंद हो गई थी। यानी 300 रुपये मिलने वाली जो फेलोशिप थी वह भी बंद हो गई थी। उस समय अम्बेडकर हॉस्टल की पूरी इमारत मात्र 50 रुपये मासिक किराए पर ली गई थी। इस इमारत में 4 बड़े बड़े हॉलनुमा कमरे तथा 3 बरामदे थे। इस चौकोर इमारत के बीच एक बहुत बड़ा आंगन था। एक एक कमरे में 10-10 छात्र रहते थे। इस तरह हमेशा 50-60 छात्र इसमें रह लेते थे। पूरी इमारत खपड़ेल थी। इस इमारत के मालिक आजमगढ़ के रफ़ी शफ़ी दो वकील भाई थे। यानी अम्बेडकर हॉस्टल की इमारत किसकी थी? तो रफ़ी शफ़ी नामक वकीलों की थी। रामधन द्वारा दावा पेश करने से सरकारी सहायता बंद हो जाने के कारण हॉस्टल का किराया भी बंद हो गया था। अंततः दे दिया। उस समय हॉस्टल के सारे छात्र चिंतित हो उठे थे। मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई थी। सोचता था कि हॉस्टल से निकल गया तो कहाँ रहूँगा। पूरा मामला भ्रष्टाचार का था। हॉस्टल को 300 रुपया मासिक मिलने वाली सहायता को हड़प लेने का मामला था, जिसको लेकर शुभचरण योगी और रामधन में तनातनी चल रही थी। इस समस्या का कोई निदान नहीं दिखाई देता था। हम डरे हुए थे कि कहीं पुलिस आकर मकान खाली न कर दे। अंततः एक उपाय काम आया। कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह की सलाह, यानी उन्होंने किसकी सलाह ली?
कम्युनिस्ट नेता जो तेज बहादुर था, जो मार्कशीट पर अटेस्ट करने के लिए ले गए थे। सभी छात्र कचहरी पहुंचकर रामधन से विनती करने लगे कि या तो वे हॉस्टल को चलावे या उस पर अपना दावा पेश करें। ऐसा छात्रों ने उनसे लिखकर देने की अपील की। उत्तर में रामधन ने गुस्से में आकर छात्रों को वहां से भाग भाग जाने को कहा। इतना सुनते ही सहदेव के नेतृत्व में छात्रों ने कचहरी में ही रामधन को जूते चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। उस दिन बड़ी मुश्किल से रामधन की जान बची थी। मैं भीड़ में खड़ा खड़ा सारा नज़ारा देख रहा था। परिणाम स्वरूप रामधन ने हॉस्टल से अपना पल्ला झाड़ लिया और बंद सरकारी सहायता चालू हो गई। इस घटना के बाद कुछ छात्रों को पुलिस कोतवाली में गिरफ्तार करके ले गया था। उन्हें उसी रात को तेज बहादुर सिंह ने रिहा कर दिया था। इस तरह हॉस्टल खाली करने के संकट से हम उबर गए। हॉस्टल में खुशहाली वापस आते ही अहमदी बीबी का झाड़ू भी वापस आ गया था। अहमदी बीबी एक सरकारी सफाई कर्मचारी थी। यानी अहमदी बीबी कौन थी? जो एक सरकारी कर्मचारी थी, जो झाड़ू लगाने का काम करती थी, जो अंबेडकर हॉस्टल तथा उसके सामने वाली सड़क पर झाड़ू लगाया करती थी। युवा अवस्था में ही अहमदी बीबी के पति का निधन हो गया था। वे अत्यंत खूबसूरत थी, किंतु युवा अवस्था में ही सूनापन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। वे सभी के साथ बहुत शराफत से पेश आती थी। उस समय अंबेडकर हॉस्टल में कोई शौचालय नहीं था। हॉस्टल के पीछे शहर को बाढ़ से बचने के लिए लाल डिंगी का ऊंचा बांध बनाया गया था। उसी के पास एक सार्वजनिक शौचालय था। एक टूटे फूटे कमरे में गोल छेद के आसपास वह 2 ईंटों वाला ये था। इसको ये इतनी आवश्यकता नहीं थी। मेलों से भरे घड़ों को 2 महिला शौचालय आजमगढ़ के अनेक हिस्सों में बने हुए थे, जहां महिलाएं काम करती थी। जो 2 महिलाएं अंबेडकर हॉस्टल के आसपास के शौचालयों में काम करती थी, वे दिन भर पान चबाया करती थी। जाहिर है, जिस प्रकृति का उनका काम उनमें पान संयोगी काम करता था। काम खत्म करने के बाद वे एक पान की दुकान से दूसरी दुकान पर अ, चलायमान करती थी। किसी से भी वे बड़ी आसानी से हँसी मज़ाक कर लेती थी, किंतु यदि ज़रा भी अनबन हो गई तो गाली की रफ्तार से उनके मुँह से गालियाँ फूटती थी। इतना ही नहीं, वे तुरंत बाल्टी में भर मैला उठा लाती और अंधाधुंध आते-जाते लोगों पर फेंकना शुरू कर देती थी। उनके इस कृत्य से सड़क पर भागता हुआ हुजूम पूर्ण रूप से बेबस नजर आता। एक बार मैं भी ऐसे बेबस हुक्म का हिस्सा बन गया था। जनवरी 1965 का महीना था। आजमगढ़ चौक के पूर्व सड़क स्थित कुख्यात कालीगंज मोहल्ले के एक स्टूडियो से पासपोर्ट फोटो खिंचवाकर वापस आ रहा था। इस बीच उन्हीं दोनों महिलाओं से किसी की तकरार हो गई। देखते ही देखते महिलाओं की बौछार से सड़क वीरान हो गई। जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से भागने के बावजूद उनके निशानों से मैं अपनी पीठ को नहीं बचा सका। कालीगंज मोहल्ला इसलिए बदनाम था क्योंकि वहाँ धन के बदले औरतें अपनी रातें बेच करती थी। यानी कालीगंज, आजमगढ़ का कालीगंज मोहल्ला जो था, वह रेड लाइट एरिया था। पैसे लेकर वह वेश्याएं अपना जिस्म बेचती थी। ऐसी औरतों को अपने अर्थशास्त्र में नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में कौटिल्य ने पन सुंदरी, यानी अर्थशास्त्र ग्रंथ जो कौटिल्य ने लिखा है, उसने अर्थशास्त्र में वेश्याओं को कौटिल्य ने क्या कहा? पन सुंदरी कहाँ है? याद रखिए, पूछा जा सकता है। पन मुद्रा को कहते थे। शायद कोई न कोई मजबूरी अवश्य रही होगी, अन्यथा मैला ढोने वाली ये दोनों महिलाएं पन सुंदरियां नहीं बनती। शाम होते ही श्रृंगार में डूबी ये महिलाएं पान चबाती मशीनों में बदल जाती थी और इनको देखते ही ऐसा लगता था मानो सारा शहर इनसे परिचित हो। कालीगंज के संदर्भ में एक अन्य घटना में कई दिनों तक मानसिक तौर पर परेशान रहा। परेशान रहा। मेरी चचेरी मौसी के बेटे देवनारायण, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के छात्र थे, मेरे तांत्रिक रिश्तेदार के पुत्र दीपचंद के साथ अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आए।
यानी लेखक को हॉस्टल में मिलने कौन से रिश्तेदार आए, तो याद रखिए काली चचेरी मौसी के बेटे देवनारायण, चचेरी मौसी के बेटे जो देवनारायण, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के छात्र थे, और वह रिश्ते इनको मिलने के लिए आए लेखक को। कौन से चचेरी मौसी के बेटे देवनारायण, वो किस कॉलेज के छात्र थे, तो वह रानीपुर इंटर कॉलेज के छात्र थे, और वह अंबेडकर हॉस्टल पर मिलने के लिए आ गए। अगर मई 1962 की है, यानी ये घटना 1962 की है, मई महीने की। दोनों रात में मेरे यहाँ रुके। खा पीकर करीब 10 बजे रात को देवनारायण पान खाने के लिए हमें चौक पर ले गए। पान खाने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि चलकर कालीगंज में मुजरा सुना जाए। देवनारायण दिल फेंक किस्म के बड़े चूहू चुहलदार व्यक्ति थे। उन दिनों मुजरा का खूब प्रचलन था, और रईसजादे कोठे पर जाकर पन सुंदरियों के नाच गान में खूब रम जाते थे। मेरे हट करने के बावजूद देवनारायण दीपचंद के साथ कालीगंज की सड़क पर चल पड़े। 10 कदम आगे जाने पर पीछे से भी उनके साथ हो लिया। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद दाई पटरी के एक मकान से घुंघरू के साथ तबले की थाप पर सारंगी की केकों को वाली ध्वनि एकाएक गूंज उठी। देवनारायण के नेतृत्व में हमारा काफिला गूंजते शोर की तरफ मुड़ गया। एक बंद खिड़की से आवाज आ रही थी। खिड़की पुराने जमाने की 2 पल्लों वाली थी। बीच में कुछ फोकक ऊपर था तथा कुछ नीचे। ऊपर वाले फोकर पर निगाहें गड़ाकर देवनारायण ने मोर्चा संभाल लिया। वही कहीं बीच में दीपचंद ने आंख गड़ा ली, और मैं सबसे नीचे नीचे निहुर कर फोपर में झांकने लगा। मुझे नर्तकी के सिर पर घुंघरू लिपटे पैर तथा तबला ठोकते तबलची के हाथ दिखाई दिए। यानी लेखक को क्या दिखाई दिया, केवल वो नाचने वाली के घुंघरू घुंघरू और पैर, उस लिपटे हुए घुंघरू पैर, और जो तबला बजा रहा है उसके हाथ। देवनारायण नर्तकी का ऊपरी हिस्सा देखकर बताते रहे कि वह सुंदर थी। सौंदर्य सौंदर्य का वर्णन के साथ ही वह बोल पड़े, ये तो स्टूडेंट जैसन लगती है, यानी ये छात्र जैसी लगती है। ऐसा सुनते ही दीपचंद बोल उठे, तोहर तोहर क्लास फेलो हुई। हम दोनों के बीच दीपचंद की हालत त्रिशंकु जैसी थी, क्योंकि खिड़की में फोपर की स्थिति कुछ ऐसी थी जिससे वे उछलती कूदती नर्तकी का कोई भी हिस्सा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इस तरह हम तीनों की निगाहों से तार तार होती बेखबर नर्तकी नाचने लगी। और वह गाना क्या था, नजरिया नजरिया नजरिया, डरिया लागे ही डरावत के नजरिया, आखिया तोहार गोरी जैसन अमवा फरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया, यानी आँख मिलाने से डर लगता है, ऐसा वह था। इस गाने की तीसरी लाइन के साथ ही नर्तकी तबले की तेज थाप पर जोर से उछल पड़ी पड़ी उसके घुंघरू मेरी निगाहों से ओझल हो गए। त्रिशंकु की तरह खिड़की पर लटके दीपचंद ने पहली बार उसके पैर देखे, किंतु आखिया तोहार गोरी जैसन अमवा अमवा कब फरिया की धुन पर देवनारायण एकदम बेकाबू होकर जोर से बोल पड़े, जियो राजा जियो। संयोगवश उसकी यह आवाज़ खिड़की के फोपर से होती हुई अंदर बैठी महफिल तक जा पहुंची। एक बड़ा तगड़ा आदमी अचानक खिड़की पर आ थमका। हम उससे बिल्कुल बेखबर थे। उन आदमी ने दाएं हाथ से देवनारायण की गर्दन और बाएं हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर जोर से एक दूसरे के सिर से सिर टकराते हुए गालियों की भरमार भरमार कर दी। वह कहता गया गया रंडीबाजी करे के हो तो भीतर व आवा, यानी देखना है तो भीतर आवे। त्रिशंकु की स्थिति वाले दीपचंद उसके प्रहार से सांप बच गए। मैं उस व्यक्ति से हाथ पैर जोड़ता रहा, जैसे तैसे उससे छुटकारा पाकर, यानी जैसे तैसे उसके छुटकारा पाया। तो यह जो है कितना 46, यानी और 4 पेज बचे हैं।
और 4 यानी 2, लगभग यहाँ 8 पेज बचे हैं। तो 8 पेज यहीं पर लेंगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा यह क्लास। तो इसके लिए यहाँ पर रुकते हैं, और बाकी के जो 8 पेज भी बाकी के अगले वीडियो में भी बहुत लंबा हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और आगे की जो भी पेज है बचे हुए हैं वहाँ देखते हैं। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पेज है। तो 7 पेज हम बाद में देखेंगे इसको, तुरंत शाम तक अपलोड हो जाएंगे ये। रहा जो भागांश रहा है वह भी शाम तक हो जाएगा। तो यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद।